न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड एक्चुअली दिस इज द लॉ विच डिफाइंस द फोर्स। ठीक है, फोर्स को डिफाइन करने वाला लॉ यही है। ठीक है, यहां से हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अभी तक जस्ट हमने बताया कि जो फोर्स होती है इट इज काइंड ए पुश और पुल, लेकिन फिजिकली कौन सी क्वांटिटी के बराबर होती है, किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है, ठीक है, और इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी v है। इसको हम पैर में vi डाल देते हैं। इसका मतलब है इस ब्लॉक का कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा विच इज pi। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम हो गया pi वेक्टर। ये ब्लॉक चल रहा है फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रक्चर में चल रहा है। ठीक है, जब तक ये चलता रहेगा सेम वेलोसिटी से, इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो मास चेंज हो रहा है ना ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम भी सेम रहेगा। लेकिन लेट अस सपोज अभी आपने क्या किया, एक फोर्स लगा दी इस पे। जब आपने इस पे कुछ फोर्स लगाई, मतलब फोर्स को अभी हम बाद में बोलेंगे, आपने इसको पुश कर दिया, तो इसको पुश करने से ये स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप होने से इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से लेट अस सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो बन गई vf वेक्टर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो फिर मोमेंटम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आ गया vf वेक्टर। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हुआ है यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो अगर हम इस मोमेंटम का चेंज देखें इन ए टाइम डेल्टा टी, लेट अस सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है दैट इज डेल्टा टी। तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो आपने फोर्स लगाई है बॉडी पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, अपॉन डेल्टा टी, दिस इज चेंज इन टाइम। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, हमने यहाँ पर ये माना कि इन दिस टाइम इंटरवल द फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट मानी है, और अगर मान लो फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रही है देन वी राइट एवरेज फोर्स, then this average force F vector is directly proportional to delta P by delta T। ये तब लिखनी है डेफिनेशन if F varies with time। हम ये सिचुएशंस करेंगे जब F टाइम के साथ वेरी करेगा। अभी के लिए हम F को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है बच्चे वो 1 ही होता है। जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे तो दैट कम्स आउट टू बी 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एवरेज फोर्स की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, ओके, नाउ इफ दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये जो हमने डेल्टा टी टाइम इंटरवल लिया था, अगर ये बहुत स्मॉल हो, अप्रोचेस टू जीरो, बहुत छोटा हो जाए, देन दिस इज रिटन एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा टी। इसको ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बहुत छोटा इंटरवल ले लिया कि उसमें जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, देन दिस होल थिंग can be written as dp by dt। डेरिवेटिव आ गया फिर से, जैसे हमने लिखा था काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही अभी हमारे पास आ गया फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देयरफॉर फाइनल इक्वेशन f is equal to dp by dt। तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। लास्ट वाली जो लाइन है इसका मतलब है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो भी मोमेंटम चेंज होगा, बट अभी जो मोमेंटम चेंज होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। मीन्स अभी जैसे मैंने बोला मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। अभी जैसे इस वेलोसिटी के कारण
मोमेंटम यहाँ पर जो था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, बट आपने फोर्स वाई के अलॉन्ग लगाई तो मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट। अभी इनिशियली वाई कंपोनेंट 0 था, लेकिन फोर्स लगाने के कारण वाई कंपोनेंट मोमेंटम का चेंज होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप तीनों डायरेक्शंस में अलग अलग लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट द फोर्स ऑन एक्स एक्सिस is dpx by dt, force along y axis dpy by dt। सिंपल वैसे ही फिर हम ये तीनों फोर्सेस को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, dpz by dt। तो तीनों कंपोनेंट्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। नाउ लेट अस डिफाइन another formula, this let us drive another formula of force with the help of this definition। तो हमने लिखा कि F is dp by dt। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। ये तब काम आएगा अगर आपको मोमेंटम दिया होगा ऑब्जेक्ट का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास फोर्स आ जाएगी। एक और फॉर्मूला है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी। अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ से मास कांस्टेंट अगर है, देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब मास जो है डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं आएगा। बट इफ मास इज कांस्टेंट, यहाँ लिखेंगे इफ m इज कांस्टेंट, तो ये सिचुएशन है कि भाई मास जो है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dv by dt। ज्यादा कॉमन सिचुएशन यही है हमारे पास, हम ज्यादा वही चीजें स्टडी करेंगे जिसमें मास कांस्टेंट रहेगा, तो फिर वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मास वेरी करेगा फिर नहीं आएगा, फिर हम दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, देखते हैं कैसे। तो dv by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन। तो ये उस ऑब्जेक्ट के लिए है इक्वेशन, ध्यान रखेंगे, जिसका मास नहीं वेरी कर रहा, जिसका मास कांस्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट का मास वेरी करेगा देन वी हैव डिफरेंट इक्वेशन, वो भी अभी लिखते हैं। तो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वी कैन राइट, एक नोट लिखते हैं यहाँ पे कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दैट गिव्स अस, सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। तो फोर्स को मेजर करने के लिए व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, ये स्लोप, ये चीजें तो आप समझ जाओगे। कहीं पर भी आपके पास रिलेशन है तो यू कैन प्लॉट सच काइंड ऑफ ग्राफ्स। तो ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। अब एक वो भी केस देखते हैं कि अगर मास कांस्टेंट नहीं है, तो एक हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रॉली है, इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन पे फोर्स लगाई जा रही है, एक्सेलरेट हो रहा है ये, ठीक है, ओके। और लेट अस सपोज कि भाई इस केस में ना इसका मास जो है वो वेरी कर रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट। कैसे करेगा मास वेरी, मैंने बताया, हो सकता है ऊपर से पानी गिर रहा है इसके ऊपर, या एक और एग्जांपल आ गई, मान लो ये जो ट्रक है इट इज फुल ऑफ सैंड, इसमें रेत भरी हुई है या कोई भी ऐसा मटेरियल, और वो थोड़ा जो है, या पानी का टैंकर है तो पानी लीक कर रहा है, तो उस केस में मास डिक्रीज करेगा। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस केस में बच्चे फिर ये लॉ कैसे लिखेंगे, यू विल राइट F इज इक्वल टू dp by dt। तब आप क्या करेंगे, ये d by dt ऐसे रहेगा, p को आपने m into v लिखा। अब बच्चों दोनों चीजें वेरी कर रही है, मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी। तो यहाँ पर ना ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएशन है ना दोनों पे एक्ट करेगा, इस पे भी और उस पे भी। तो वी राइट फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ऐसे लिखते हैं, प्लस फिर क्योंकि ये स्केलर है तो आगे पीछे का फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद सेकंड पैरामीटर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट पैरामीटर पे लगेगी, फर्स्ट फंक्शन पे लगेगी, जैसे यहाँ पे लग गई, और दूसरे को हमने एलसीएस लिख देना है, और दूसरी सिचुएशन में प्लस करके फिर हमने पहले वाले को कांस्टेंट मानना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। तो ये इक्वेशन आई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m टाइम्स a प्लस v वेक्टर्स टाइम्स दिस dm by dt। ये dm by dt क्या हुआ, तो here dm by dt is given in the numerical problems, this is called rate of change of mass। सब चीजें काइनेमेटिक्स से रिलेटेड रहेगी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोलते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे किलोग्राम पर सेकंड। देखो ना, ऊपर मास है किलोग्राम, नीचे टाइम है सेकंड। तो जो भी क्वांटिटी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किलोग्राम पर सेकंड की फॉर्म में दी जाएगी, उसको आप समझेंगे कि वो dm by dt है।
तो इस इक्वेशन में पुट करके यू कैन कैलकुलेट द फोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड एक और फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स? बहुत आसान है, एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है। वो आपको पता है 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये न्यूटन, ये किलोग्राम आ गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसके भी अगर आप यूनिट्स देखेंगे सेम ही होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस फैक्टर के यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे यूनिट इज दिस सीजीएस। सीजीएस यूनिट वो हमें पता है कि दैट इज कॉल्ड 1 डाइन। अब डाइन को कैसे लिखेंगे? किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो सेम ही होता है पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज 1 डाइन। और एक रिलेशन है कि जो 1 न्यूटन है 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। तो ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है अगर आपने एसआई से सीजीएस में जाना, ठीक है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द फोर्स एंड दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम उस केस में यूज करते हैं जब हम चीजों को पुश करते हैं, पुल करते हैं और हम फोर्स लगाते हैं। दीज आर ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। बट अगर हम अप्लाइड फोर्स को फिक्स कर दें, ग्रेविटेशनल फोर्स बना लें, तब हमारे पास कुछ डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। देखो इस केस में जो फोर्स है बच्चे, दैट इज मास टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। तो जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन होती थी फोर्स, अब एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास जी आ गया। अब लेट अस सपोज मास हमारा किलोग्राम में रहेगा और जो ग्रेविटी है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्टर आ गया 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये तो न्यूटन है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो 9.8 न्यूटन है ये किस पे फोर्स लगी है? 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे। कब? ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, हमने इसको किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है हमेशा दैट इज 9.8 न्यूटन। ये चीज समझ गए आप? ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उस पे हमेशा इतनी ही फोर्स लगेगी 9.8 न्यूटन, सिंपल सी बात है। तो इसी 9.8 न्यूटन को हमने बोल दिया 1 किलोग्राम फोर्स। तो ये 1 किलोग्राम फोर्स हो गया 9.8 न्यूटन। तो एक्चुअली ये क्या है? इट इज फोर्स, इट इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, दैट इज 9.8 न्यूटन। मतलब अगर 1 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो 9.8 न्यूटन लगती है। अगर आप 1 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन्स में लिखना चाहेंगे तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप 10 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे मास की बात करें, आप बच्चों का अगर अगर मैं पूछूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 70 केजी, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका वेट कितना होगा, ऑब्जेक्ट का मास 70 केजी है, इसका वेट कितना होगा, तो आंसर है सर इसका वेट जो है दैट इज गिवन बाय m टाइम्स g। ये इसका आंसर है। तो m मतलब 70 टाइम्स 9.8, ये इसका वेट होगा, लेकिन वो न्यूटन में होगा। लेकिन अगर आप सेम वेट को किलोग्राम फोर्स में एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 9.8 न्यूटन है वो 1 kgf है। तो यू कैन राइट इट 70 kgf। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 70 kg है तो उसका वेट 70 kgf है। जब हम मार्केट से कोई भी सामान लेने जाते हैं जो किलोग्राम से मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप शुगर लेके आए, तो उस शुगर का जो बॉक्स है आपने 5 kg शुगर ली, एक्चुअली वो 5 kgf शुगर है, लेकिन हम इस f को छोड़ देते हैं, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में जस्ट किलो बोल देते हैं, हम ग्राम भी नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि 5 किलो शुगर लेके आए, हम जस्ट किलो बोल देते हैं। तो वो ऑब्वियस ही है कि अगर मास की बात, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, ठीक है। तो एक्चुअल में जो यूनिट है वहां पर वेट को मेजर करने वाला वो किलोग्राम नहीं है, वो किलोग्राम फोर्स है। लेकिन अगर आप सेम वेट को न्यूटन्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आपको इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 kgf इज 9.8, इसको देखते रहो बार बार।
तो आपको यहाँ पर 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो वेट है वो न्यूटन्स में आ जाएगा आपके पास।